और अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है समता के अधिकार को दिया गया है। तो क्या है अनुच्छेद 14? विधि के समक्ष समता, यानी राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो इस आर्टिकल के माध्यम से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। राज्य क्या होता है? क्योंकि जो समता के अधिकार से वंचित नहीं करने का अवरोध यानी कि रुकावट लगी हुई है, वो राज्य के लिए लगी हुई है। राज्य नहीं कर सकता वंचित। तो यहाँ पर जो है समझने की चीज ये है कि राज्य क्या है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो है राज्य की परिभाषा मैं आप लोग को बता चुका हूँ। राज्य से आते हैं भारत सरकार और भारत की संसद, राज्यों की विधानसभाएं और राज्य सरकारें। भारत के अंतर्गत प्राधिकारीगण या अन्य प्राधिकारी, ये सारे के सारे लोग जो है राज्य की परिभाषा में आते हैं। यानी कि जो ये राज्य की परिभाषा में आते हैं उनको किसी भी व्यक्ति के लिए जो है ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो विषमतापूर्ण हो। राज्य का यह जो है कहा गया है कि आप किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेंगे। यानी कि राज्य की नजर में सभी व्यक्ति बराबर होंगे। तो ऐसा समझिए कि विधि के समक्ष समता से आशय यह है कि एक वोट रानी का तो एक ही वोट का अधिकार जो है उस रानी के घर में काम करने वाली नौकरानी का। यदि नौकरानी और रानी का कानून की नजर में स्टेटस बराबर है, इक्वल स्टेटस है, कानून ने दोनों को समान अधिकार दिया है और राज्य किसी भी व्यक्ति को इन समान अधिकारों से वंचित नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि रानी के वोट का अधिकार 2 हो जाए और जो है नौकरानी का 1 हो जाए। ऐसा जी एस राज्य सिंह नहीं जी। कर। हाँ जी एस सिंह जी बोलिए। हेलो। तो मैं ये कह रहा था कि रानी के अधिकार बराबर है, स्त्री के अधिकार और पुरुष के अधिकार बराबर है। ऐसा नहीं हो सकता कि स्त्री को कम अधिकार दिए जाएं और पुरुष को ज्यादा दिए जाएं, या पुरुष को ज्यादा दिए जाएं स्त्री को कम दिए जाएं।
व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत जो है पुरुष भी है, स्त्री भी है, बच्चे भी हैं, तो प्राप्त। ऐसा नहीं कि भारत का संविधान सिर्फ भारत के नागरिकों को ही आर्टिकल 14 जो है प्राप्त है। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आता है तो उस वह भी व्यक्ति की परिभाषा में आता है और उसके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कोई बाहर से आता है, नेपाल से, चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, तो वह भी व्यक्ति की परिभाषा में आता है। ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद 14 का अधिकार सिर्फ जो है भारत के नागरिकों को प्राप्त है। यह अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त है और भारत के नागरिक भी व्यक्ति हैं और बाहर से आए हुए लोग भी व्यक्ति हैं। व्यक्ति की परिभाषा में स्त्री भी व्यक्ति है, पुरुष भी व्यक्ति है, बच्चा भी व्यक्ति है और जो कॉमन जेंडर है वो भी व्यक्ति की परिभाषा में है। तो ये जो इक्वालिटी का राइट्स है वह सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त है। क्यों है प्राप्त? इसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि भारत के अंदर जो है और यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो है विषमतावादी लोगों ने जो है कुछ इस तरह से नियम बनाए जिसकी वजह से उनको ज़्यादा लाभ मिलता था और अन्य लोगों को कम मिलता था। जैसे कि भारत के अंदर जो है जो जाति प्रथा है, उस जाति प्रथा में जो वर्ग है, वर्ण है, 4 वर्ग के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो है जो ये जो हिंदू धर्म का जो स्ट्रक्चर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो है इक्वलिटी के सिद्धांत के आधार पर नहीं बना हुआ है। ये विषमतावादी दृष्टिकोण के साथ बना हुआ है, सुपरमेसी अदर कास्ट के सिद्धांत पे बना हुआ है। तो जैसे ब्राह्मण को जो है विशेषाधिकार प्राप्त है, उसके बाद क्षत्रिय को विशेषाधिकार प्राप्त है, फिर जो है वैश्य को विशेषाधिकार प्राप्त है, फिर जो शूद्र आता है उसको बहुत कम अधिकार प्राप्त है। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो इक्वलिटी पे बेस्ड नहीं है। तो जिसके पास ज़्यादा अधिकार है, शिक्षा भी है, हथियार रखने का अधिकार भी है और व्यापार करने का अधिकार भी है, वह हर तरह से शक्तिशाली हो गया। और जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास हथियार रखने का अधिकार नहीं, जिसके पास व्यापार करने का अधिकार नहीं है, वो दुर्बल हो गया। तो दुर्बल आदमी प्रजा बन गया और जो शक्तिशाली है वो शासक बन गया। तो शासक हमेशा ये चाहता है कि संतान ना हो, इक्वालिटी नहीं होना चाहिए। राजा और रानी और नौकरानी के अधिकार समान नहीं होने चाहिए। रानी के अधिकार स्पेशल होने चाहिए, नौकरानी के अधिकार कम होने चाहिए। परंतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो है सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त है। अगर कोई व्यक्ति हत्या कर देता है, चाहे वो कितना बड़ा पावरफुल व्यक्ति हो, कितने भी ऊंचे ओहदे पे हो, उसको भी सजा भारतीय दंड संहिता के सेक्शन के अंतर्गत मिलेगी। 302 लगेगा, 302 लगेगा या अन्य धारा जिस प्रकृति का होगा उस तरह का पनिशमेंट मिलेगा। तो ये जो भारत का संविधान है वह सभी मामलों में सभी व्यक्तियों को समान एजुकेशन देते समय इक्वल राइट नहीं था। बहुत जो एक पर्सन थे उनके बच्चे क्लास के अंदर बैठ करके एजुकेशन लेते थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
जब बचपन में थे तो उनको क्लास के बाहर जो है एजुकेशन लेनी पड़ती थी। ये राइट टू इक्वलिटी नहीं, पानी पीने का अधिकार उन्हें पीने का था, अधिकार इन्हें नहीं था, ये राइट टू इक्वलिटी नहीं थी। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जब जो है हम राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं तो जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत राइट टू इक्वलिटी जो आपको प्राप्त हुआ, पूरे देश के लोगों को प्राप्त हुआ, दुनिया के लोगों को प्राप्त हुआ, भारत के संविधान के अंतर्गत जो भी यहाँ पर आता है टेरिटरी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, विधि के समक्ष सम, कानून की नजर में सब बराबर, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, वो कानून की नजर में सब बराबर है। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा भारत है उसकी जो टेरिटरी है, उस टेरिटरी के अंतर्गत जो है सभी जैसे भारत की सरकार एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पार्लियामेंट एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपकी कार्यपालिका हो गई, विधायिका, कार्यपालिका, यहाँ तक कि न्यायपालिका जब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करती है तो राज्य की परिभाषा में आती है। एक नगर निगम का कर्मचारी, अधिकारी जो भी विधि निर्माण का कार्य कर रहा है, नियम बना रहा है, का नियम बना रहा है, वो सारे के सारे जो है राज्य की परिभाषा में आते हैं। एक कॉलेज का प्रिंसिपल ये राज्य की परिभाषा में आएगा, एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अध्यक्ष भी राज्य की परिभाषा में आएगा। यानी विधि का जो अनुपालन करा रहा है, प्रशासनिक कार्य कर रहा है, नियम बना रहा है, परिनियम बना रहा है, वो सब राज्य की परिभाषा में आते हैं। इस तरीके से अनुच्छेद 14 के द्वारा इन सारे लोगों को इक्वलिटी के लिए जो है बाध्य कर दिया गया है। इनके ऊपर ये बंधनकारी है कि आप इक्वल बिहेवियर करेंगे, किसी को भी जो है विधि के समझ क्षमता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेंगे। तो ये है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, और इक्वलिटी का सिद्धांत पूरी दुनिया में है। किसी के जब भारत के संविधान के अंतर्गत जब ये राइट टू इक्वलिटी को लाया जा रहा था तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि भारत के लिए जो है राइट टू इक्वलिटी का जो सिद्धांत है, समता का सिद्धांत है, ये विदेशी सिद्धांत है, भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, भारत के परिवेश में ये ठीक नहीं है। परंतु उसके बावजूद भी जो है डिबेट में ये पाया गया कि नहीं है, संविधान के अंतर्गत राइट इक्वलिटी किसी के पास बकौती नहीं है, और ये पूरी दुनिया में जो है भौगोलिक रूप से इसको नहीं रोका जा सकता है, ये सभी मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। राइट इक्वलिटी का सिद्धांत जो भारत में आया और अनुच्छेद 14 बना, और अनुच्छेद 14 के बनने के बाद जो है आज सब इक्वल है। स्त्री का भी पुरुष के साथ, जैसे एक माँ बाप होते हैं, माँ बाप के दो बच्चे होते हैं, एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, तो अक्सर यह माना जाता है कि लड़का है तो सारी प्रॉपर्टी का हक उसी को है, और लड़की की शादी हो गई है तो उसको हक नहीं है, वो तो ससुराल चली गई, उसका राइट खत्म हो गया। परंतु ये जो आर्टिकल 14 है ये उसको भी इक्वल राइट देता है, उसकी वजह से उसका भी प्रॉपर्टी में बराबर का हक बनता है, आफ्टर मैरिज बराबर का हक बनता है, भाई भाई में बराबर का हक बनता है। ये जो राइट टू इक्वलिटी है ये सभी को समान रूप से जो है समान लाने के लिए की गई है। परंतु अब यहाँ पर जो है राइट इक्वलिटी जब आती है तो सभी लोग समान हैं, स्त्री पुरुष बच्चे सबको समान अधिकार है, समान रूप से जीने का अधिकार है, खाने पीने उठने बैठने चलने का सब तरह से अधिकार है। तो यहाँ पर जो है
अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि जो है, अगर राइट टू इक्वालिटी बराबर है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में जो है, एक माँ बाप के जो है 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे में 2 स्ट्रॉन्ग जो है लड़के हैं, एक लड़की है और एक विकलांग लड़का है। तो 2 स्ट्रॉन्ग है और जो है एक विकलांग है जो चल नहीं सकता, एक लड़की है जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर अलग है। तो यहाँ पर इक्वालिटी का सिद्धांत कहता है कि चारों बच्चों को समान रूप से अधिकार प्राप्त है। अब ये चारों बच्चों को जब समान रूप से अधिकार प्राप्त है, तो 2 बच्चे तो स्ट्रांग है, ताकतवर है, एक बच्चा विकलांग है। तो जो विकलांग है उसको उन 2 बड़े जो स्ट्रांग बच्चे हैं उनके इक्वल लाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। उसको पैसा की जरूरत पड़ सकती है, उसको व्हील चेयर की जरूरत पड़ सकती है, उसको ट्रीटमेंट की स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, उसको लाइफ टाइम किसी सहयोग या सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। परंतु राइट टू इक्वलिटी के हिसाब से तो सब बराबर है, सबको बराबर बराबर देखना है। तो राइट टू इक्वलिटी तो है कि उन सारे मामलों में उसको बराबर का अधिकार प्राप्त है जो रीजनेबल है। परंतु चूंकि उसके अंदर विकलांगता है, इसलिए उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना के माँ बाप उसके लिए विशेष तौर से उसको आगे लाने के लिए व्यवस्था करें। इस कार्य को करने के लिए समता का अधिकार किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करता। जैसे कि एक केस आया, केदारनाथ बजोरिया बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, PIR 1953 SC 404। तो केदारनाथ बजोरिया के केस के अंतर्गत यही मामला है कि जो है राइट इक्वालिटी के अनुसार जो है सभी को समान रूप से देखना है। यानी कि इसको एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि जो है 4 वैकेंसी निकली। अब 4 वैकेंसी निकली तो उसमें जो है 50% जनरल हो गई और 50% SC और OBC की हो गई। तो अब SC और OBC की जो वैकेंसीज है तो किया गया है, जिसकी वजह से उनके पास वो सुख सुविधाएं, वो साधन, वो पुस्तकें, वो पैसा नहीं है जिसकी वजह से वह स्टडी करके इक्वल स्टेटस में आ सके। इसलिए यहाँ पर आवश्यकता इस बात की है कि अगर आर्टिकल 14 को जब हम देखें तो आर्टिकल 14 तो कहता नहीं बराबर बराबर सबको बिहेव किया जाए, क्योंकि जो है उसके पास पैसा नहीं है तो ये उसकी समस्या है, लेकिन जो है पासिंग मार्क्स इक्वल रखा जाए, किसी भी प्रकार की रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब इक्वल है, सब लोग कंपटीशन में बैठे, सब लोग अपनी योग्यता से पास हों। तो फिर तो जो दुर्बल है वो शिक्षा से वंचित रह जाएगा, क्योंकि वो उन अवसरों का लाभ लेने के लिए उसके पास साधन नहीं है, उसके पास धन नहीं है, उसके पास पुस्तकें नहीं है। तो ऐसी अवस्था में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को
इक्वल स्टेटस तक लाने के लिए, यानी कि जो समता है उस समता समानता तक पहुंचाने के लिए उन्हें रिजर्वेशन की आवश्यकता है, उन्हें स्पेशल प्रोविजंस वर्ग है उसको इक्वल करने के लिए वर्गीकरण करने की आवश्यकता है। वर्गीकरण कैसे कि जो है और जो सशक्त है, जिसके पास सक्षम है, जो आर्थिक रूप से सक्षम है, जो मानसिक रूप से सक्षम है, जिसके पास समस्त संसाधन है, उसकी तुलना में जो दुर्बल है, उस दुर्बल वर्ग को उस सक्षम वर्ग के बराबर लाने के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना करके उनको सुविधाएं दे करके उन्हें इक्वल स्टेटस में लाने का प्रयास करने का काम राज्य कर सकता है। और ऐसा करने के लिए ये अनुच्छेद 14 का वर्गीकरण कर सकता है, यानी कि क्लासिफिकेशन कि दो वर्ग हो गए, एक दुर्बल वर्ग हो गया, एक सशक्त वर्ग हो गया, दो वर्ग बना करके और जो दुर्बल वर्ग है उसके लिए स्पेशल प्रोविजन कर आप मिल सकता है। तो केदारनाथ बजोरिया बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1953 SC 404 के अंतर्गत जो है यह बताया गया कि राइट टू इक्वलिटी से आशय ये नहीं है कि राज्य जो है विधियों के निर्माण में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में वर्गीकरण या अंतर नहीं कर सकता, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी का मतलब ये है कि वर्गीकरण कई वर्ष बीत जाने कि पिछड़ी जाति के लोगों का जीवन स्तर पिछड़ा हुआ है। अब जिनका जीवन स्तर पिछड़ा हुआ है उनको आगे लाने के लिए हमें कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाने होंगे, यानी राज्य को कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाने होंगे और स्पेशल प्रोविजन बना करके उन्हें सुख सुविधा दे करके उनको साधन दे करके उन्हें इक्वल स्टेटस में लाने के प्रयास करने के लिए वर्गीकरण करना होगा। ये अधिकार जो है केदारनाथ बजोरिया बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर दिया है और इस के अंदर जो है केदारनाथ बजोरिया के अंदर जो है एक महत्वपूर्ण बात और कही गई कि इन पिछड़े वर्गों यानी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए तथा इनको समान स्तर पर लाने के लिए यदि इनके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली विधि बनाई जाती है तो यह असमानता नहीं होती। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि इस में जो है इनइक्वालिटी हो गई और हमें वंचित रखा गया, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा, ये युक्त वर्गीकरण माना जाएगा। अमीरुन्निसा बनाम महबूब एक केस और आया था, उस केस के अंतर्गत भी कुछ इसी तरीके का डिसीजन आया था। AIR 1953 SC 91 के अंतर्गत जो है अमीरुन्निसा बनाम महबूब केस के अंदर निर्णय दिया गया कि विधायिका पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए युक्त वर्गीकरण कर सकती है और युक्त वर्गीकरण करने के लिए उसे विधि बनाने का अधिकार। ये जो डिसीजन आया इन डिसीजन के बाद जो है वर्गीकरण की व्यवस्था जो है आर्टिकल 14 में निकल के आई। आर्टिकल 14 में जब ये व्यवस्था निकल के आई, क्योंकि आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून की नज़र में सब समान है और कानून सभी को समान रूप से संरक्षण देता है।
तो इसका वर्गीकरण हो गया कि समान तो है, परंतु जो है संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य है आर्टिकल 14 को रखने का, वो ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा दुर्बल हैं उनको इक्वल स्टेटस में लाने के लिए कानून बनाया है। उनको इक्वल है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से वह उन सामान्य वर्ग के लोगों के बराबर आ सके। इसलिए ये उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए जो है इसमें वर्गीकरण किया जा सकता है, और ये वर्गीकरण युक्त युक्त होना चाहिए। अब सवाल यहाँ पे जो है यह उत्पन्न होता है कि युक्त युक्त वर्गीकरण क्या है, रीजनेबिलिटी क्या है। तो रीजनेबिलिटी के संबंध में एक एग्जाम्पल है, युक्त युक्तता के आधार पर न्यायालय जो है केस को डिसाइड करता है। युक्त युक्तता जो है कानून के अध्ययन को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम युक्त युक्तता को समझ जाएं तो निश्चित रूप से जो है हम जुडिशियल प्रोसेस को समझ जाएंगे कि जुडिशियल प्रोसेस क्या है, न्यायिक प्रक्रिया क्या है, निर्णय करने का तरीका क्या है। तो जुडिशियल प्रोसेस को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल देके मैं अपनी बात समझाने की कोशिश करूँगा कि जो है एक बार जो है गौतम बुद्ध के संबंध में मैंने जो सुना हुआ है वो मैं बता रहा हूँ कि एक बार जो है गौतम बुद्ध जब उनका जीवन का अंतिम समय आ गया तो उनसे जो है उनके जो है शिष्य आनंद ने कहा कि महाराज जो है आपका जीवन का अंतिम समय आ गया है, तो अब मुझे जो है आप जो अपने जीवन का अंतिम उपदेश है वो मुझे दे दीजिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा, क्या कहा कि आनंद, आज तक मैंने तुम्हें जो भी उपदेश में बातें बताई, जितने भी उपदेश मैंने दिए हैं उनको मत मानना, और इस बात को सुन करके जो है आनंद ने सवाल किया कि जो उपदेश आपने दिए हैं अगर उसको नहीं मानेंगे तो वो निरर्थक हो जाएगा। तो बुद्ध ने आगे कहा कि अगर आपको मेरी कही हुई कोई बात अच्छी लगे तो आप उसको मान लीजिए, परंतु मेरी कही हुई बात को भी आप जो है जो तर्क की कसौटी है उससे मापिए, और अगर मेरी कही हुई बात आपको तर्क की कसौटी पे खरी उतरे तो उसको मान लीजिए, अन्यथा मत मानिए। तो आनंद ने कहा कि ये तर्क की कसौटी क्या है, ये तर्क की कसौटी का पैमाना क्या है, मतलब किसी बात को मानना है या नहीं मानना है, इस बात का डिसीजन लेने के लिए जो आपने तर्क की कसौटी बताई है, ये तर्क की कसौटी क्या है। तो बुद्ध ने कहा कि तर्क की कसौटी को ऐसे समझ लो कि जैसे एक सुनार होता है जो गोल्ड स्मिथ होता है, सोने का काम करता है, वह सोने को खरीदने से पूर्व नाना प्रकार से परखता है, और परखने के बाद जब वह संतुष्ट हो जाता है कि ये पदार्थ तो सोना ही है, तो वह उसको अपने पास रख लेता है, उसके बदले में पैसा दे देता है। उसी तरीके से आप मेरी बात को अपने दिमाग से सोचिए, समझिए कि जो बात
मैंने कही है वो सही है या नहीं है, अपनी बुद्धि से मनन करिए, और मनन करने के बाद अगर वो बात आपको सही लगे तो आप उसे मान लीजिए, और अगर वो बात सही ना लगे तो उसे मत मानिए। तो ये जो बात थी, इस बात ने जो है, बुद्धा की इस बात ने जो है बौद्ध धर्म को जो है साइंटिफिक बना दिया। क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर जो कहा जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, जिसका मतलब ये निकलता है कि अल्लाह एक है, और ईश और जो है मोहम्मद साहब उनके अंतिम पैगंबर है, अंतिम पैगंबर है, उसके बाद कोई नहीं है। तो आपको ये दो लोगों की बात जो पाक कुरान है उसमें जो लिखा हुआ है, जितने भी कलमे हैं, जितनी भी सूरत है, जितनी भी आयतें हैं, उसको एज इट इज मानना है। मतलब जो है आप फॉलोअर बनोगे, अनुसरण करता। फॉलोवर बनने वाला व्यक्ति दिमाग से पैदल हो जाता है, वो सोच नहीं सकता, क्योंकि उसकी सोच को कुंद करता है ये फॉलोअर बनने का फार्मूला। उसी तरह दूसरे धर्म की बात जब करते हैं तो हिंदू धर्म के अंदर भी फॉलोअर्स बनाते हैं। व्रत आ गया है, व्रत रखना है, क्यों रखना है पता नहीं, होली जलानी है, क्यों जलानी है पता नहीं, दीपावली मनानी है, क्यों मनानी है पता नहीं। तो ये लोग, ये जो रिलीजन्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, चाहे जो है ईसाई हो, चाहे जैनिक हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे जितने भी धर्म हो, ये सारे के सारे फॉलोअर्स पैदा करते हैं, अनुसरण करता है, कि ये कहते हैं मेरे पीछे उसी तरह चलते हैं और जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ फॉलो करो। परंतु जो है बौद्ध धर्म ये कहता है कि थिंक अबाउट मी, मेरे कहे हुए वचनों को सोचो, समझो, और अगर आपको सही लगे तब उसे मानो। ये बात जो है दुनिया के अंदर जो है बौद्ध धर्म को साइंटिफिक बनाती है, क्योंकि साइंस का जो फार्मूला है वो ये कहता है कि साइंस इज ए ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, क्रमबद्ध ज्ञान है। क्रमबद्ध ज्ञान क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, उद्देश्य, उद्देश्य क्लियर हो गया, फिर उसके बाद जो है उसका जो ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग होगा, प्रयोग के बाद जो है उसका ऑब्जर्वेशन होगा, ऑब्जर्वेशन के बाद परिणाम आएगा। इन प्रक्रियाओं से निकल के साइंस तैयार होता है। जिस वजह से आज आप अपना मोबाइल फोन से बटन दबा दीजिए 10 नंबर, कहीं पे की कॉल कहीं लग जाती, हमेशा साइंस हमेशा इक्वल काम करती हर जगह। और बुद्धा का जो विचार है वो भी साइंटिफिक है, कि सोचो, समझो, और जो सही लगे वो करो। जिसकी वजह से जो है दुनिया के अंदर जितनी भी जो है बौद्धिस्ट कंट्री है वो साइंस में आगे निकल गए, टेक्नोलॉजी में आगे निकल गए। तो यहाँ पर शुरुआत होती है रीजनेबिलिटी की, कि युक्त युक्त क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। सही को समझना, और समझने के लिए सोचना, और सोचने के बाद डिसीजन लेना, तो फिर आपका माइंड काम करेगा और जो सही लगेगा वही सही है। युक्त युक्त है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में मैं युक्त युक्तता की बात जब करूं, तो सती प्रथा जो है एक वक्त थी और युक्त युक्त थी। युक्त युक्त कैसे थी? उस समय के जितने भी विद्वान लोग हुआ करते थे, जितने भी मनुष्य हुआ करते थे, उनको पुरुष के मरने के बाद जो है स्त्री के जल जाना युक्त युक्त लगता था, रिजनेबल लगता था, वो चल रही थी। स्त्री
जलती हुई चिता में बैठ करके अपने प्राण दे देती थी। वो युक्त युक्त लगता था। ढोल ढोल जो है नगाड़े बजते थे, सारे देवी देवता आते थे, माला पहनाई जाती थी, नारियल फोड़े जाते थे, उस समय युक्त युक्त लगती थी, वो युक्त युक्त था। और आज जो है वो अयुक्त अयुक्त है, सती प्रथा अपराध है। अगर ऐसा कहीं कर दिया इंडिया के अंदर तो सजा हो जाएगी। तो जो चीज कल युक्त युक्त थी वो आज युक्त युक्त है, ऐसा जरूरी नहीं है। और जो आज युक्त युक्त है वो कल युक्त युक्त होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ये काल और परिस्थितियों और मस्तिष्क के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी बात किस काल में किन परिस्थितियों में युक्त युक्त है। उसी तरह से जुडिशियल प्रोसेस है कि किसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट जो है डिसीजन देते समय क्या चीज युक्त युक्त पाता है, क्या रिजनेबल उसे लगता है। जैसे कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है एक डिसीजन दिया अभी कि जो है अयोध्या में जो है राम मंदिर के संबंध में डिसीजन दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रिजनेबल लगा और उसने दिया। 20 साल 25 साल 30 साल बाद मान लो फिर कल कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बैठे और कहे वो डिसीजन रिजनेबल नहीं था, तो वो उस समय रिजनेबिलिटी होगी। तो रिजनेबिलिटी का मतलब है कि आपके तार्किक शक्ति का डेवलप होना, और उस डेवलप हुई तार्किक शक्ति के आधार पर जितना आप सोच समझ के सही फैसला कर सकते हैं वही रीजनेबिलिटी। अब रीजनेबिलिटी के संबंध में मैंने ये बताया आपको। अब रीजनेबिलिटी का जो वर्तमान स्वरूप है, ये युक्तिता का जो वर्तमान स्वरूप है, और उसको डिसाइड करने का काम भी जो है न्यायालय ही कर रहा है। तो जो विधायिका का काम सिर्फ विधि बनाना है, ना कि जो है उसका इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिटेशन यानी उसका अर्थ बताना तो न्यायपालिका का ही काम है। तो युक्त युक्त क्या है, इट विल डिसाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। Finally, it will decide by the Supreme Court that it is reasonable and it is non-reasonable, and we have to follow it. तो हम सुप्रीम कोर्ट के लिए है युक्तियुक्तता के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। तो जो है अभी मैंने बजोरिया का केस बताया, उस बजोरिया के केस के अंतर्गत राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल के अंतर्गत जो है उन्होंने अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग को अपहोल्ड करने के लिए वर्गीकरण करने को युक्ति कहा। अमीरू निशा के केस के अंतर्गत भी जो है स्टेट को ये पावर दिया गया कि भाई युक्ति वर्गीकरण लोगों को अपहोल्ड करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि से युक्तियुक्तता क्या है। युक्तियुक्तता के अंदर 3 बातें होनी चाहिए रीजनेबिलिटी। जैसे बुद्धा ने कहा, गोल्ड स्मिथ का एग्जाम्पल देके बताया कि जो है वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाए तो सोना ले लेता है, इसी तरह आप हमारी बात से संतुष्ट होइए। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट 3 बातें पे ध्यान दे रहा है। पहली चीज कि जो वर्गीकरण किया जाएगा वो न्यायोचित होना चाहिए, वह न्याय वाला होना चाहिए, अन्यायपूर्ण नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, तर्क संगत होना चाहिए, उसमें तार्किकता होनी चाहिए। आप तर्क के आधार पर वो बात साबित करो कि ये तर्क के आधार पे कि ऐसा 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 होना चाहिए। इसी बात विवेकपूर्ण होना चाहिए। तो रीजनेबिलिटी के सिद्धांत के अंतर्गत जो है ये 3 बिंदु का होना आवश्यक है। और जब कोई वर्गीकरण करते हैं तो ये 3 चीजों का अति अति आवश्यक है होना। अब जैसे कि जो है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग स्त्री या बच्चों के लिए या किसी अन्य आधार पर वर्गीकरण, क्योंकि वर्गीकरण किसी भी आधार पर किया जा सकता है, जैसी आवश्यकता जैसी समस्या वैसा समाधान। तो वर्गीकरण करते समय ये देखा जाएगा कि जो वर्गीकरण किया गया है वो न्याय युक्त होना चाहिए।
अन्यायपूर्ण नहीं होना चाहिए किसी भी दशा में। अब न्यायोचित क्या है? न्यायोचित से आशय ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि जो वैकेंसीज है, वैकेंसी जो निकाली जाती है तो उसमें जो है वर्गीकरण कर दिया जाए कि जो है 5 से जो है कम है पोस्ट, उसमें रिजर्वेशन नहीं, और 5 से ज्यादा पोस्ट अगर वैकेंसी में है तो उसमें रिजर्वेशन लगेगी। अब यह वर्गीकरण मान लो स्टेट करता है 5 वैकेंसी निकली, उस पर रिजर्वेशन नहीं होगा, और 5 से ज्यादा निकलेगी तो रिजर्वेशन होगा, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग स्त्री को उसको लाभ मिलेगा। तो इसके दुष्परिणाम क्या है? क्या यह न्यायोचित है? क्या यह वर्गीकरण जो है रीजनेबल है? तो इसका पहला पॉइंट चेक करना होगा कि यह न्यायोचित है या नहीं है, क्योंकि न्यायोचित नहीं दिख रहा। कैसे नहीं दिख रहा? कि अगर 5 वैकेंसी है और 5 वैकेंसी पे रिजर्वेशन लागू नहीं होगा तो हर विभाग में 5-5 वैकेंसी निकाली जाएगी, कभी 6 आएगी, और इस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जस्टिस हो जाएगा, और वो न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात, तर्क संगत की बात करें तो भाई ये कोई वर्गीकरण तर्क संगत दिखता ही नहीं है कि आपको क्या जरूरत है 5 पे रिजर्वेशन लागू नहीं होगा और 5 पर के ऊपर लागू होगा, जितनी भी टोटल पोस्ट आ रही सब तो रिजर्वेशन लागू होगा, ये रीजनेबल नहीं है, तर्क संगत नहीं है, विवेकपूर्ण नहीं है, यानी कि सामान्य प्रज्ञा के व्यक्ति की नजर में यह गलत हो गया है, तो फिर ये विवेकपूर्ण नहीं है। इस तरीके से यह जो है वर्गीकरण अयुक्त युक्त है, युक्त युक्त नहीं। तो युक्त युक्त वर्गीकरण के लिए न्यायोचित होना बहुत चैलेंज किया जाएगा, और जब चैलेंज किया जाएगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से यह अपेक्षा की जाती है कि यह ऐसे वर्गीकरण को नल एंड वाइट घोषित कर देगा क्योंकि यह युक्त युक्त नहीं है। युक्त युक्तता के सिद्धांत के संबंध में मैंने आपको बताया। इस तरीके से वर्गीकरण जो है किन किन आधारों पर हो सकता है, इसके कई ग्राउंड हैं वर्गीकरण की। सबसे पहला जो है ग्राउंड है भौगोलिक आधार पर, क्षेत्रीय आधार पे वर्गीकरण हो सकता है। जैसे कि भारत देश के अंदर बहुत सी जगह पे सूखा है, तो बहुत जगह पठारी है, बहुत जगह पानी है, तो जो भौगोलिक स्थिति है, तो जहाँ सूखा है, जैसे हमारा बुंदेलखंड देख लीजिए, तो बुंदेलखंड के अंदर जो है सूखा पड़ता है, आप सूखा पड़ता है तो वहाँ खेती नहीं हो सकती है, तो वहाँ पर जो है बुंदेलखंड को वर्गीकरण करके एक स्पेशल कंपोनेंट प्लान बना करके एक पैकेज बना करके वहाँ पे दिया जा सकता है और वो रीजनेबल हो, और जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही वहाँ पे भी दिया जा सकता है, कहीं उपज नहीं हो रही तो वहाँ पे भी। तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर जो है वर्गीकरण किया जा सकता है, वर्ग के आधार पे किया जा सकता है। जैसे कि जो है आप जैसे कि जो है अनुसूचित जाति एक वर्ग है, अनुसूचित जनजाति एक वर्ग है, पिछड़ा वर्ग उसमें तो ऑलरेडी वर्ग लिखा हुआ है, इस तरीके से ये एक वर्ग है। जैसे विकलांग एक वर्ग है, स्त्री एक वर्ग है, इस तरीके से बच्चे एक वर्ग है,
इस तरीके से जो है क्लासिफिकेशन करके इन लोगों के लिए विशेष प्रोग्राम बना करके कानून में संशोधन करके इनको इक्वल स्टेटस में पहुंचाने का काम किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य जो है जैसे कि राज्य के पक्ष में किया जा सकता है। राज्य के पक्ष में जैसे राज्य अब छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ राज्य है, तो वहाँ पर जो है चूंकि पिछड़ा है या बिहार है या उत्तर प्रदेश है या जो भी भारत के अंदर कोई राज्य है और जो है वहाँ पर वर्गीकरण करना है संसद को, तो संसद उसका एक स्पेशल जो है वर्गीकरण करके उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम बना के उसे राहत पैकेज दे सकते हैं। इसके अलावा न्यायालय के लिए भी जो है वर्गीकरण किया जा सकता है। न्यायालय के लिए कैसे किया जा सकता है? अब जैसे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1999 के अंतर्गत जिसे हम लोग जो है SC/ST एक्ट कहते हैं, ये अंतर्गत जो है बहुत सारे मामले पंजीकृत होते हैं और फिर जो है उसका ट्रायल होता है कोर्ट के अंतर्गत, तो वो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। व्यवस्था का प्रोविजन किया गया है, वर्गीकरण कर दिया गया है कि ये अनुसूचित जाति जनजाति के मामलों के लिए अलग से कोर्ट बनेगा, उसमें दूसरे मामले नहीं सुने जाएंगे, सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत SC के ही मामले सुने जाएंगे। उसमें ट्रायल करके निर्णय किया जा सकता है। तो न्यायिक मामलों में भी जो है वर्गीकरण किया जा सकता है। इसके अलावा प्रशासनिक मामलों में भी वर्गीकरण किया जा सकता है। ये सब वर्गीकरण के आधार हैं और जो है यहाँ पर इतना ही काफी है आज, और नेक्स्ट वीक हम लोग जो है आगे जो है चर्चा करेंगे। यही से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय धीमान साहब। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय भारती साहब। से संविधान के ऊपर चर्चा की, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बुद्ध की को, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय आरसी धीमान साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज उनकी आवाज बहुत कम सुनाई दे रही थी, साथी लोग काफी आवाज के बारे में बार बार अनुरोध कर रहे थे, तो या तो वॉल्यूम कम था प्रोफेसर साहब का या कोई और कारण रहा होगा। निवेदन मेरा यह है कि आगे के कार्यक्रम में पहले से ही थोड़ा सा वॉल्यूम को देख लें। वाकई बहुत कम आवाज आ रही थी। मैंने तो मंगल गाथा कहकर आज के कार्यक्रम का समापन करें। मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। अब सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि सभी साथी धम्म पालन गाथा के लिए दोनों हाथ जोड़ें और सभ्य सत्ता के बाद आज के कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखे मिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःख मा गमा। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखे मिनो, सभ्य भद्राणि मा किंचित् दुःख मा गमा। साधु साधु साधु।
नमामि धम्मं नमामि सबका मंगल को संघं नमामि। आज इस कार्यक्रम को अब यही समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।